Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are back with lecture number 20. I am Shahzad Ahmed Malik and I am teaching you CSC 371 Database Systems 1. Let's start with the summary of previous lecture. What we covered in our previous lecture, we continued the multi-table queries, that how to extract data from multi-tables. Then we discussed in detail how outer join works and what are different types of outer join, like left outer join, right outer join and full join. Then we discussed exists and not exist, and we saw it could either return true or false. Then we covered a union, intersect, except or minus operations in SQL. And finally, we targeted database updates, and that was the portion before it was all about the select statement. Then we covered database updates, which includes insert, update and delete, and we saw that insert, delete and update are quite simple as compared to select. Select has lot of variations and we have almost covered all possibilities, not all, but we have tried our best to conclude maximum options that are available in select. Let's start with the today's lecture. Our today's lecture outline are: in today's lecture we will discuss SQL identifiers and data types. Then we will discuss integrity enhancement feature. Then we will talk about required data and domain constant. And in the last we will discuss entity integrity and referential integrity. Today we will start chapter 6, that is about SQL data definition. Dear students, जैसा कि हमने अभी तक जो तमाम टॉपिक्स कवर किए उनमें अगर आप देखें तो पहले तो हमने बेसिक कंसेप्ट्स को देखा डेटाबेस के हवाले से, फिर उसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने रिलेशनल मॉडल को देखा था, फिर हमने बड़ी डिटेल से देखा कि रिलेशनल मॉडल जो है कैसे टेबल्स की फॉर्म में डेटा होता है. देन देयर आर सर्टेन कंस्ट्रक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर मॉडल. फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि उसका एक मैनिपुलेटिव पार्ट होता है और उस मैनिपुलेटिव पार्ट में हमने देखा कि किस तरह हम मुख्तलिफ डेटाबेस के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. और तीसरा जो उसका कंपोनेंट हमने डिस्कस किया था वो इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स थे. Okay, let's start with SQL identifiers. सबसे पहली चीज, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स की, जब भी हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे दे विल बी आइडेंटिफाइड और उनके लिए हमें कोई ना कोई आइडेंटिफायर यूज करना पड़ेगा. आइडेंटिफायर इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल या एक नेम है जो किसी भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट को हम जो है असाइन करेंगे. So we can say that SQL identifiers are used to identify objects in the database. For example, table, view names and columns. ये जो सेकंड पॉइंट है इसमें ये बताया जा रहा है कि अब डेफिनेटली हर जो लैंग्वेज होती है उसके जो वेरिएबल नेम जो हम असाइन कर सकते हैं उसके लिए करैक्टर सेट डिफाइंड होता है कि ये करैक्टरिस्टिक सेट है, इसके अंदर से ही आपने वेरिएबल का नाम लेना है. तो एग्जैक्टली इसी तरह एसक्यूएल भी जो है वो करैक्टर सेट इस्तेमाल करते हुए आइडेंटिफायर का नाम चूज करता है. सेकंड पॉइंट इज द ISO स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट करैक्टर सेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ द अपर केस लेटर्स A to Z. इसके अंदर जो ISO स्टैंडर्ड है वो आपको डिफॉल्ट करैक्टरिस्टिक प्रोवाइड कर रहा है और उसमें जो सबसे पहली चीज है वो आपके अपर केस लेटर्स हैं A to Z, यानी तमाम लेटर्स आपने कैपिटल यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं. सेकंड इज लोअर केस लेटर्स, यानी तमाम स्मॉल लेटर्स की बात हो रही है फ्रॉम A to Z. देन डिजिट्स 0 to 9 एंड इन द लास्ट अंडरस्कोर. ओके, हाँ जी, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी जो हैं वो आइडेंटिफायर पे इम्पोज की गई हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं
आइडेंटिफायर कैन बी नो लॉन्गर देन 128 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया है कि आपके आइडेंटिफायर की जो लेंथ है वो 128 कैरेक्टर्स तक होनी चाहिए। लेकिन कुछ डायलेक्ट्स में ऐसा भी है कि जरूरी नहीं है कि आइडेंटिफायर्स की जो लेंथ है वो 128 कैरेक्टर तक ही हो, कहीं ज्यादा भी यूज हो रही है और कहीं पर 128 कैरेक्टर से लेस देन भी है। ठीक है, तो डिफरेंट डायलेक्ट्स के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे कुछ वेरिएशंस आ रही हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर। तो सेकंड थिंग इज आइडेंटिफायर जो है वो हमेशा आप किसी लेटर से स्टार्ट करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन स्पेसेस, यानी आइडेंटिफायर के अंदर आप स्पेसेस यूज नहीं कर सकते। कोई भी आपने नेम जो देना है आइडेंटिफायर का उसमें आप स्पेसेस यूज नहीं करेंगे। सपोज जिस तरह मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके लिखता हूं तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट नेम के बाद स्पेस नहीं दूंगा, मैं वहां पे अंडरस्कोर यूज कर लूंगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट नेम दे दूंगा, तो वो आपका आइडेंटिफायर बन जाएगा। जी नेक्स्ट इज आईएसओ एसक्यूएल डेटा टाइप्स। आईएसओ स्टैंडर्ड के अंदर एसक्यूएल की डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, इसे अब हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज बुलियन। तो बुलियन के केस में क्या होता है कि हमें बुलियन के केस में जस्ट या ट्रू रिटर्न हो रहा होगा या फॉल्स रिटर्न हो रहा होगा, यानी आपके पास एक ही चीज होगी, या आपको वो ट्रू रिटर्न करेगा या आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। सेकेंड वन इज करेक्टर, और अगर इसकी डिक्लेरेशन देखें तो उसकी डिक्लेरेशन में फर्स्ट वन टाइप जो है करेक्टर और दूसरी वार कार। अब हम लोग यहाँ पे करेक्टर और वार कार को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, यानी इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सपोज मैं करेक्टर के साथ अगर लेंथ यूज करता हूं 10, ठीक है, और मैं नेम असाइन करता हूं वहां पे अली, तो देखें वो फर्स्ट 3 करेक्टर्स के बाद जो आपकी 7 स्पेसेस हैं वो क्या है, वो आपकी वेस्ट हो रही हैं। लेकिन क्योंकि आपने करेक्टर डेटा टाइप लिया है तो अब वो 10 की 10 स्पेसेस को यूज करेगा। 3 के बाद यानी 4 से लेके 10 तक जो आपकी स्पेसेस जो वेस्ट हो रही हैं, लेकिन उसने वो स्पेसेस इंक्लूड कर ली हैं। सेकंड केस जो आपका वार कार है उसमें अगर मैं लेंथ 10 ले रहा हूं, ठीक है, और मैंने अली नेम इंटर किया है, तो उसने सिर्फ 3 स्पेसेस को ही यूटिलाइज किया है, उसने नेक्स्ट 7 स्पेसेस को यूटिलाइज नहीं किया, यानी वो आपकी 7 स्पेसेस वेस्ट नहीं होंगी। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि करेक्टर और वार कार जब हम यूज करेंगे तो दोनों में डिफरेंस क्या है। यानी वार कार को यूज करने का एडवांटेज ये है कि आपकी जो स्पेसेस वेस्ट हो रही हैं वो उसको यूटिलाइज नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट इज बिट। बिट की डिक्लेरेशन अगर देखें तो बिट एंड बिट वेरिंग, बिट वेरिंग इज सेम लाइक वार कार। ठीक है, जिस तरह हमने ऊपर वेरिएशंस की बात की है तो यहाँ पे भी आप वेरी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज एग्जैक्ट न्यूमेरिक, इसके अंदर आपकी 4 डिफरेंट कैटेगरीज है, डिक्लेरेशंस हैं। फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक, देन डेसिमल, देन इंटीजर एंड इन द लास्ट स्मॉल इंट। नेक्स्ट जो है वो है अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिक। इसका क्या मतलब है कि जब आप ये टाइप्स यूज करेंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो अप्रोक्सीमेटली नियर आपको मिलेंगे। ठीक है, यानी हमें एग्जैक्ट रिजल्ट का नहीं पता, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट हमें यहाँ पे शो होंगे। तो इसमें फर्स्ट वन जो है वो आपकी फ्लोट है, देन रियल है, एंड इन द लास्ट डबल प्रिसियन। हाँ जी, तो डबल प्रिसियन का यहाँ पे क्या मतलब है, जिस तरह आपने देखा होगा हम बाज जगह यूज करते हैं ई की पावर 3, ई की पावर 2, ई की पावर 5, तो उसके लिए जो हम टाइप यूज करते हैं वो कौन सी होती है, डबल प्रिसियन। नेक्स्ट इज डेट टाइम, उसमें डिक्लेरेशन आप देखें, आप डेट भी दे सकते हैं, आप टाइम भी दे सकते हैं, और आप यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इंटरवल, और उसकी डिक्लेरेशन में इंटरवल यूज किया। इंटरवल्स का क्या मतलब है, इंटरवल का यहाँ पे ये मतलब है कि कितने आवर्स थे, कितने मिनट्स थे, कितने सेकंड्स थे, वो आपको शो हो रहे होंगे। एंड इन द लास्ट लार्ज ऑब्जेक्ट्स, और उसके अंदर आपके करेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट आ रहे हैं और बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज एसक्यूएल स्केलर ऑपरेटर्स। तो अब यहाँ पे हम स्केलर ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं। SQL provide a number of built-in scalar operators and functions that can be used to construct a scalar expression. That is an expression that evaluates to a scalar value. और इसके अंदर आप देखेंगे ये हमारी different categories आ जाती हैं। तो फर्स्ट वन जो आपकी है वो है bit length और character length।
अब इन दोनों केसेस में क्या होता है, बिट लेंथ जो है किसी भी ऐसी फील्ड जिसकी बिट डेटा टाइप है तो वो हमें उसकी लेंथ रिटर्न कर देगा, ठीक है। करेक्टर लेंथ जो आपका है, मसलन फर्स्ट नेम का एक फील्ड था जो कि करेक्टर था, तो हर नेम के अंदर जितने करेक्टर्स होंगे वो उतने हमें रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, कास्ट। कास्ट के केस में क्या होता है, एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए कास्ट यूज होता है। नेक्स्ट आपका ये जो है पाइप साइन, ये डबल, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकैटिनेशन, ठीक है। आपने प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा होगा। कॉनकैटिनेशन में क्या होता है, इनको कॉनकैटिनेशन कहते हैं, मींस टू स्ट्रिंग्स को जोड़ देना, यानी दो स्ट्रिंग्स को जब आप कंबाइन करेंगे तो वहां पे क्या यूज होगा, कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर, दैट इज। नेक्स्ट इज करंट यूजर। करंट यूजर का क्या मतलब कि वो आपको बता रहा होगा कि करंटली आपके सिस्टम को अभी कौन यूज कर रहा है। नेक्स्ट इज लोअर देन अपर, ये दोनों चीजें आपको क्लियर हैं। थर्ड जो है ट्रिम। ट्रिम के केस में क्या होगा, स्ट्रिंग में से कुछ चीजें निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रिम। और नेक्स्ट क्या आपका पोजीशन। पोजीशन का मतलब यहाँ पे क्या है, करेक्टर की पोजीशन बताता है कि स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर की पोजीशन क्या है। नेक्स्ट जो है वो है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग के केस में क्या होगा, स्ट्रिंग के अंदर से कुछ पोर्शन निकालना हो तो सब स्ट्रिंग यूज करेंगे। करंट डेट आपको बता रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका करंट टाइम है, टाइम के बारे में बता रहा होगा। और लास्ट में क्या आपका केस। केस का क्या मतलब है, मींस इसमें हम डिसीजंस लेते हैं। आपने जिस तरह प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो उसमें हम लोग केस स्टेटमेंट यूज करते थे, उसके साथ ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते थे, तो सेम ये वही चीज है यहाँ पे। यहाँ पे आप क्या लेंगे, डिसीजन ले रहे होते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट जिस पे हम बात करेंगे वो है इंटीग्रिटी इन्हांसमेंट फीचर। 1989 के अंदर आईएसओ एसक्यूएल स्टैंडर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था इंटीग्रिटी इन्हांसमेंट फीचर, और वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और दूसरे जो आपके कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। Prior to this standard, it was the responsibility of each application program to ensure compliance with constraint. इसमें यह बताया गया था कि किसी भी यानी फील्ड के ऊपर जो आप कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे उस एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर, तो उसका रिजल्ट जो है वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है, द प्रोविजन ऑफ IEF greatly enhances the functionality of SQL and allow constraint checking to be centralized and standardized. इसमें ये बताया गया है कि जो फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है SQL को, वो कॉन्स्ट्रेंट्स पे ये चीज अलाउ करे और चेक करे कि जो आपके कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो सेंट्रलाइज भी होने चाहिए और जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो स्टैंडर्डाइज भी होना चाहिए। ISO SQL standards provide facility for integrity control. अब integrity control क्या है, integrity control consists of constraint that we wish to impose in order to protect the database from being inconsistent. इसका मतलब यह है कि integrity control के थ्रू आपको हमेशा consistent data मिलेगा। consistent data में मतलब क्या मतलब है कि आपको हमेशा accurate data मिलेगा। ये नहीं है कि आप इनपुट में कुछ दे रहे हैं और आउटपुट में आपको कुछ और डमी वैल्यू आपने दी और आउटपुट में आपको अजीब और गरीब कोई आउटपुट या एम्बिगुअस आउटपुट शो हो रही है। तो इंटीग्रिटी कंट्रोल हमेशा आपको कंसिस्टेंट डेटा प्रोवाइड करेगा, और वो किसके थ्रू प्रोवाइड करेगा, इंटीग्रिटी इन्हांसमेंट फीचर के थ्रू। जी, अगर हम इंटीग्रिटी इन्हांसमेंट फीचर की बात करें तो इंटीग्रिटी इन्हांसमेंट जो फीचर है उसको फर्दर हम लोग 5 टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला जो है वो आपका है रिक्वायर्ड डेटा, सेकंड जो है आपका डोमेन कंस्ट्रेंट्स, थर्ड एंटिटी इंटीग्रिटी, फोर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एंड लास्ट वन जनरल कंस्ट्रेंट। अब हम इन पांचों कंस्ट्रेंट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। जी, फर्स्ट वन इज रिक्वायर्ड डेटा। तो फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया कि जो आपके कॉलम्स हैं उनकी वैलिड वैल्यू होनी चाहिए, किसी भी कॉलम को आप एज अ नल सेट नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि नल जो है उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो कोई ब्लैंक या जीरो वैल्यू है, बल्कि नल को हम ये कंसीडर कर रहे होते हैं कि इसका मतलब है कि कोई ऐसी वैल्यू जो मिसिंग है, नॉट अवेलेबल है या नॉट एप्लीकेबल है।
देखें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एंड यूज टू रिप्रेजेंट डेटा दैट इज आइदर नॉट अवेलेबल, मिसिंग और नॉट एप्लीकेबल। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह हम लोग स्टाफ की बात कर रहे हैं, स्टाफ टेबल में स्टाफ मेंबर्स हैं हमारे, तो हर स्टाफ मेंबर की कोई ना कोई पोजीशन होगी। अब उसकी पोजीशन मैनेजर भी हो सकती है, उसकी पोजीशन असिस्टेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो इस केस में आप स्टाफ मेंबर जो है उसकी पोजीशन जो है उसको आप कभी भी नल वैल्यू सेट नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग इसका सिंटेक्स देखें तो क्या है, सबसे पहले आपने पोजीशन दी है, ठीक है, एट्रीब्यूट नेम दी है, उसके बाद आपने डेटा टाइप varchar, उसमें उसकी लेंथ डिफाइन कर दी है, और कॉन्स्टेंट में आपने क्या कहा है, नॉट नल, कि पोजीशन के केस में कभी भी आपकी वैल्यू नल सेट नहीं हो सकती। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज डोमेन कंस्ट्रेंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज एवरी कॉलम हैज अ डोमेन, इन अदर वर्ड्स अ सेट ऑफ लीगल वैल्यूज, यानी हर कॉलम जो है उस पर कोई ना कोई डोमेन है, और डोमेन क्या आपकी जो लीगल वैल्यूज है, वैलिड वैल्यूज हैं, वो आपकी क्या कहला रही हैं, डोमेन कहला रही हैं, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट बताया गया उसमें ये बताया गया है कि आईएसओ स्टैंडर्ड जो है आपको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है डोमेन को स्पेसिफाई करने के लिए, और उसको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं किन स्टेटमेंट्स में, क्रिएट एंड अल्टर टेबल स्टेटमेंट्स के थ्रू। तो फर्स्ट देखें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है चेक क्लॉज विच अलोज अ कंस्ट्रेंट टू बी डिफाइंड ऑन अ कॉलम और द एंटायर टेबल। चेक क्लॉज के थ्रू जो आप कंस्ट्रेंट डिफाइन करेंगे वो किस पे होगा, या किसी एक कॉलम पे होगा या पूरे टेबल के ऊपर आप उसको कंस्ट्रेंट को अलाउ कर रहे होंगे, डिफाइन कर रहे होंगे। इसके लिए जो आप यूज करेंगे वो क्या है, क्रिएट डोमेन स्टेटमेंट। जी, तो अब हम लोग चेक क्लास को यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें चेक क्लास का फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो फॉर्मेट ऑफ द चेक क्लास इज चेक कीवर्ड, और पैरेंथेसिस के अंदर आपने यहाँ पे क्या देनी है, सर्च कंडीशन देनी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, in a column constraint the check clause can reference only the column being defined। अब ये बात आपको समझ आ गई है। इसमें वो ये बता रहा है कि अगर आपने किसी फील्ड के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट लगाया है तो चेक क्लास सिर्फ उसी कॉलम उसी फील्ड को यहाँ पे रेफर कर रहा है, और जो चेंजेस आएंगी वो सिर्फ उसी कॉलम के ऊपर आएंगी, ठीक है। वो पूरे इंटायर टेबल के ऊपर आपकी चेंजेस अडॉप्ट नहीं करेगा। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर लेते हैं। एग्जांपल जो यहाँ पे मैंने लिया है वो ये लिया है कि मैं यहाँ पे आपका कॉलम सेक्स ले रहा हूँ, ठीक है, और उसको हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि उस कॉलम के अगेंस्ट जो आपको आउटपुट जनरेट होगी वो या एम होगी या एफ होगी, मींस या वो मेल है या फीमेल है। अब अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें चेक क्लास के थ्रू तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम हमेशा कॉलम नेम देंगे। देखें यहाँ पे कॉलम नेम सेक्स दे दिए, उसके बाद हम डेटा टाइप देंगे, ठीक है, उसकी टाइप हमने क्या दे दी है, करैक्टर, और कॉन्स्टेंट में हमने क्या लिख दी है, नॉट नल, ठीक है, कि कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। नॉट नल यहाँ पे आप सेट नहीं कर सकते, मींस ये आपको या एम रिटर्न करेगा या एफ। और साथ हमने यहाँ पे देखें चेक क्लास लगा दी, और चेक क्लास के बाद हमने पढ़ा था पैरेंथेसिस में हम क्या लगाते हैं, सेक्स कंडीशन। तो ये देखें पैरेंथेसिस में हमने सेक्स कंडीशन, और फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारा कॉलम कंस्ट्रेंट है चेक क्लास कैन रेफर ऑन द कॉलम बीइंग डिफाइंड। तो कॉलम हमने कौन सा डिफाइन किया है, सेक्स। तो देखें हमने कॉलम वही ले लिया, यहाँ पे इन ऑपरेटर ले लिया है, और पैरेंथेसिस के अंदर एम और एफ। अब इन ऑपरेटर के थ्रू हमें क्या रिजल्ट जनरेट होगा कि या तो वो एम है या वो एफ है, यानी या तो मेल रिटर्न करेगा या फीमेल रिटर्न करेगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज क्रिएट डोमेन। आईएसओ स्टैंडर्ड जो है एसक्यूएल का इंटीग्रिटी इनहांसमेंट फीचर डोमेन्स को डिफाइन करने के लिए जो आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है वो आप देखें हम उसको किसके थ्रू डिफाइन कर रहे हैं, क्रिएट डोमेन स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले देखें हमने यहाँ पे लिखा है क्रिएट डोमेन, उसके बाद यहाँ पे हम डोमेन नेम दे रहे हैं, और यहाँ पे एज क्लास यूज किया। एज क्लास का मतलब है ये ऑप्शनल चीजें हैं, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और लास्ट में हम क्या दे रहे हैं, डेटा टाइप। फिर हमने ऑप्शनल एक और चीज यहाँ पे यूज कर दिया, दैट इज डिफॉल्ट कीवर्ड, और यहाँ पे डिफॉल्ट ऑप्शन डिफाइन कर दी है। और लास्ट में क्या है, चेक कीवर्ड है, ठीक है, चेक क्लॉज ले लिया है, और चेक क्लॉज में उसकी सर्च कंडीशन है। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर होगी कि क्रिएट डोमेन के लिए हमने क्रिएट डोमेन स्टेटमेंट यूज करनी है, ठीक है।
और उसका सिंटेक्स आपने देख लिया है। क्रिएट डोमेन, उसके बाद डोमेन नेम। अगर आपने कोई ऑप्शनल चीज यूज करनी है विद डेटा टाइप तो आप फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को देखें। उसके बाद फिर ये आपकी डिफॉल्ट और चेक की कंडीशन आ जाती है। ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है कि ये हमने बीच में यूज करनी है या नहीं करनी। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी।